देखो, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडो चाइना इशू। और कोशिश करेंगे हम इसमें पूरा डिस्कशन हम करें चाइना का एंशिएंट से लेकर और अभी तक। क्योंकि जब हमें देखो, अगर हमें प्रेज़ेंट को समझना है, जो भी चीज़ें प्रेज़ेंट में हुई हैं, वो रैंडमली तो नहीं हो गया, उसका कहीं न कहीं हिस्ट्री से भी कुछ लिंक होगा। तो पहले हमें हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि इंडिया और चाइना में क्या सिमिलरिटीज़ रही हैं, कहाँ-कहाँ हम में डिफरेंसेस आए, कैसे इंडिया बदला और कैसे चाइना बदला, और क्या रीज़न है कि जब-जब चाइना में प्रॉब्लम होती है, तभी वो इंडिया से क्लैशेस करता है। हिस्ट्री में अगर देखें, हम पूरा एनालिसिस भी देखें, जब चाइना को परेशानी हुई है, वहाँ पर इंटरनल कोई इश्यू हुआ है, तब उसने बाकी इश्यूज़ से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया या इंडिया से वॉर किया। 1962 1962 की जो वॉर है, उसका भी आप एनालिसिस करेंगे तो ऐसी हालत थी कि पॉवर्टी वहाँ पर अपने पीक पर थी, भूखमरी छाई हुई थी। तो कहीं न कहीं लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए 62 वॉर हुआ था। अभी कोविड इश्यू का इस प्रॉब्लम चल रहा है। एक तरफ कोरोना फैला है दुनिया में, लोग कोरोना से मर रहे हैं और इनको वॉर की पड़ी है और ज़मीन की पड़ी है। तो इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। अगर चाइना को आपको समझना है, उसके बैकग्राउंड को जाने बिना, उसके हिस्ट्री को जाने बिना, ये इनजस्टिस होगा टॉपिक से कि आप समझ नहीं पाएँगे। मीडिया में, न्यूज़पेपर में या डिबेट में जनरली लोग 50s के बाद से बात करते हैं। जब कम्युनिस्ट वहाँ पर पावर में आए, जनरली लोग डिस्कशन कम्युनिस्ट से लेकर आगे तक का करते हैं, जबकि कहानी उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। वॉइस ठीक आ रही है सभी को? देखिए, तो सबसे पहली बात है, बहुत पेशेंस से सुनिएगा, जल्दबाज़ी कुछ नहीं करनी है और टॉपिक से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं, वो पॉइंट रखिएगा। एब्सर्ड चीज़ें अभी मत बोलना, क्योंकि कई सारे पॉइंट हैं बताने के लिए, रिदम ब्रेक होता है अदरवाइज़ क्लास का। और मैं कोशिश करूँगा कि इस पे 2 क्लास करा दी जाएँ। 1 आवर में कंप्लीट होगा नहीं, 1 आवर में टॉपिक फिर पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाएगी। 1.5 क्लास से 2 क्लास के बीच लगेगा इसमें। 1 एंड अ हाफ आवर के आसपास का टॉपिक है, तो आज देख लेंगे आज कितना हो जाएगा, कल कितना हो जाएगा। फ्री में का क्या मतलब है? फ्री क्लास ही तो है ये। अब इसी तरह की आप लोग बीच-बीच में कमेंट करोगे, फ्री क्लास ही तो है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, तो सबसे पहले अगर हम देखें, एंशिएंट इंडिया के टाइम से बात करें, एशिया में आप ध्यान रखें, 2 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। 2 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। एक तो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जब एंशिएंट इंडिया की जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, है ना? हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। और इसी की कंटेम्परेरी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है कई बच्चों ने, तो एक आप सुनते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी थी। और इसके कंटेम्परेरी बताइए कोई और सिविलाइजेशन? हड़प्पन थे, मेसोपोटामियन थे, और कोई सिविलाइजेशन उस समय में कंटेम्परेरी? इजिप्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, ये भी उसी समय के हैं। कई हैं, हड़प्पन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज, पर्शियन, रोमन, तो ओवरऑल तो बहुत सारे हैं। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 2-4 इंपॉर्टेंट नाम आप सुनते हैं। मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जब इस्लामिक प्रोपगेशन हुआ यहाँ पर, जब इस्लाम आया, तो ये सिविलाइजेशन वगैरह जो है दब गई थी। इनका जो पास्ट है वो बहुत रिच रहा। मेसोपोटामिया और इजिप्ट का जो पास्ट है वो बहुत रिच था। पर जब इस्लामाइजेशन हो गया, इस्लाम जब पूरे में फैल गया, प्रोपगेशन हो गया यहाँ पर, तब इसके एविडेंस वगैरह नहीं मिले। उस समय ये पूरी तरह से दब गई थी सभ्यता। फिर आगे जाकर जब एक्सकेवेशन हुए, काफी बाद में जाके दोबारा इन सभ्यताओं के बारे में पता लगा कि ऐसा यहाँ पर एग्जिस्टेंस होता था, ऐसा कुछ यहाँ एग्जिस्ट करता था। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, ये दोनों कंटिन्यू थे, ये दोनों कंटिन्यू चले। आप कहेंगे नहीं सर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद तो आर्यंस आ गए थे, चेंजेस हो गए थे, पर ओवरऑल कंटिन्यूएशन जो था सिविलाइजेशन का वो चला। एग्जाम्पल के लिए
हड़प्पन के टाइम पे भी हम लोग लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते थे, देखो सील वगैरह मिलती थी, गॉडेस वगैरह की वर्शिप करते थे, शिवा गॉडेस। तो ये हड़प्पन में भी होता था और ये बाद में भी कंटिन्यू हुआ। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भले ये वैदिक एज आया, आर्यंस आए, पर हमने इस अपने सिविलाइजेशन के फीचर्स को, कई सारे फीचर्स को कंटिन्यू किया। ऐसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन में भी अपने पुराने जो फीचर्स थे उनको कंटिन्यू किया, अपनी सभ्यता को इन्होंने खोया नहीं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडियन सिविलाइजेशन था वो, और चाइनीज सिविलाइजेशन, इन्होंने अपनी सभ्यता को कंटिन्यू रखा, इन्होंने इसको खोया नहीं। जबकि मेसोपोटामिया और इजिप्ट वगैरह, इनका भी कल्चर बहुत रिच हुआ करता था, ये भी बहुत रिच सिविलाइजेशन हुआ करते थे, पर ये बीच में दब गए थे क्योंकि इस्लामिक जब प्रोपगेशन हो गया तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं। फिर आगे जाके जब एक्सकेवेशन हुए काफी बाद में जाके, तब इन सभ्यताओं के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ था यहाँ पर। क्लियर है? ये समझ आया? अगला पॉइंट। तो ये अब एक उस समय हुआ करता था सिल्क रूट एंशिएंट टाइम में। अब देखो दो तरह के हमारे लिंक थे, इंडिया और चाइना के बीच में हमारे किस तरह के कनेक्शन थे, कैसे हम जुड़े हुए थे। इंडिया और चाइना, हमारे अंदर देखो बुद्धिज्म का भी कनेक्शन था हमारे यहाँ इंडिया चाइना के बीच में। उसके अलावा ट्रेड, बुद्धिज्म और ट्रेड, ये दोनों चलता था। तो इंडिया चाइना में बुद्धिज्म और ट्रेड ये दोनों प्रोपगेट हुआ, दोनों चला। बुद्धिज्म आप देखें चाइना में बहुत प्रमोट हुआ, बहुत इसको उड़ाया गया। उसके अलावा जब हमारे यहाँ बुद्धिज्म आया, गौतम बुद्धा के समय में ही एक चाइनीज फिलोसोफर जो बहुत फेमस है, कन्फ्यूशियस, बुद्धा के समय के ही है फिलोसोफर है ये। जब हमारे यहाँ बुद्धिज्म आया, 563 बुद्धा का बर्थ हुआ था, 520 521 के आसपास ही कन्फ्यूशियस थे। चाइनीज फिलोसोफर, चाइना की थिंकिंग में फिलोसोफर का बहुत रोल है, चाइनीज फिलोसफी में बहुत ज्यादा रोल है। अगर मैं कहूं कि आज का चाइना कम्युनिज्म, मतलब कम्युनिस्ट प्लस कन्फ्यूशियस की थ्योरी, दोनों को मिलाकर चलता है। कन्फ्यूशियसिज्म, आज का चाइना इन दोनों को मिलाकर चलता है। कम्युनिस्ट तो है ही, पर इसका जो थॉट प्रोसेस है वही है जो कन्फ्यूशियस की थ्योरी है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस को फॉलो करते हैं। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आइडिया, जिनको अगर नहीं मान लो हिस्ट्री पता है तो भी मैं साथ साथ चीजों को बताता जाऊंगा। तो कन्फ्यूशियस का वही समय है जब हमारे यहाँ गौतम बुद्धा थे, उसी समय के आसपास कन्फ्यूशियस भी थे, चाइनीज फिलोसोफर। तो आज का चाइना जो है वो कम्युनिस्ट तो है ही, साथ ही साथ वो कन्फ्यूशियस की जो थ्योरी उसको मानता है। कन्फ्यूशियस की जो थ्योरी है वो क्या कहता है, कहीं ना कहीं इसकी थ्योरी पैटर्नलिज्म को सपोर्ट करती है, कि जो आपके सीनियर हैं, आपके बड़े हैं, वो कुछ भी कहें उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी बात को नहीं काटना। परंपरा की बात करता है, परंपरा की बात करता है। अपने जो गुरु हैं, गुरु चाहे पेरेंट्स चाहे सीनियर, उनको बिल्कुल फॉलो करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उनके ऑर्डर को पूरी तरह मानना है, वेल डिसिप्लिन्ड होके रहना है। आप चाइना में देखिए, इतना लंबा समय हो गया, वहां डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है, मीडिया बैन है, वहां का टीवी जो चाहे वो दिखाए ना दिखाए, पर वहां की जनता आवाज नहीं उठा पाती। क्यों? इंडिया में ये पॉसिबल है? आप इंडिया में एक दिन कुछ कहते हो, अगले दिन बवाल हो जाता है। या आप इंडिया में ऐसा कुछ करके देखो, जनता को दबाने की कोशिश करो, 1857 जैसा रिवोल्ट हो जाएगा। पर चाइना में इतना सप्रेस कर रखा है पब्लिक को, पर पब्लिक कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस की जो थ्योरी ये इनके दिमाग में बसी हुई है। ये कन्फ्यूशियस को ही मानते हैं, मेनली उसी की थ्योरी को मान के चलते हैं। तो जो उसने सिखाया, पैटर्नलिज्म, सीनियर को रिस्पेक्ट करना, टीचर को रिस्पेक्ट करना, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही ठीक, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोग अपने नेताओं को देवी देवता मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, अपने जो किंगडम कंसेप्ट, अपने साम्राज्य को हेवनली कंसेप्ट मानते हैं। थोड़ी काल्पनिक दुनिया में भी रहते हैं, ये रियलिज्म से थोड़ा सा दूर भी रहते हैं। वहां पे कंसेप्ट है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं या जो हमारे हेड हैं, वो देवी देवता का रूप है, या मिलिट्री हेड है, जो ये उस तरह से मानते हैं। क्योंकि कन्फ्यूशियस की जो थ्योरी है, देवता के रूप के तौर पे अपने हेड को, कुछ उनका कंसेप्ट ही ऐसा है।
तो ये एज इट इज उनके ऑर्डर को पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं रेज करते। डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो ये थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि वहां की जनता का पूरा समर्थन है उस सिस्टम को जो वहां चल रहा है। तो जा तो नहीं हो गई बात। वहां की जनता का जो माइंडसेट है वो भी वैसा ही है कि वहां के सिस्टम को वो सपोर्ट करता है। वो सिस्टम आप यहाँ तो चला नहीं सकते थे, यहाँ तो पॉसिबल नहीं था। अगली बात देखिए, लंबे समय से ही चाइना सिल्क का ट्रेड करता रहा। बेटा आगे आगे मत भागो, अदरवाइज मैं ब्लॉक करना शुरू कर दूंगा एक एक करके। जब मैं पढ़ा रहा हूँ एक तरफ से कम्युनिस्ट वगैरह, तुम्हें क्या पता कम्युनिस्ट क्या होता है? पूरी क्लास का रिदम बेकार कर दोगे जो एकाध लोग हैं। जैसे ही थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ तुरंत शुरू कर दी हरकत। कम्युनिस्ट तुम्हें क्या पता? जब मैंने कम्युनिस्ट बताया अभी कहीं पर, आगे समझाने तो मुझे पहले उसको। स्टूडेंट वाली अप्रोच ही नहीं है कुछ लोगों की। हर क्लास में यही दिक्कत है। अब देखो, सिल्क रूट का जो कंसेप्ट है, सिल्क का ट्रेड ये चाइना बहुत पहले से करता था। सिल्क का ओरिजिन ही चाइना से है। ये ट्रेड बहुत पहले से चलता था चाइना से। और सिल्क रूट हुआ करता था उस जमाने में, सोचो उस जमाने में सिल्क रूट हुआ करता था जो सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक जाता था। सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप तक जाता था, उस समय में सिल्क रूट हुआ करता था। मैं आपको एक मैप दिखाऊं, मैप से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी होगी। एक बार अगर आपने पेशेंस से ये पूरा टॉपिक सुन लिया, आपको एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके बहुत सारे डाउट आउट हमेशा के खत्म हो जाएंगे। मतलब ये मैं कमिट कर सकता हूं, अगर आपने 1.5-2 घंटे जो भी लेक्चर चलेगा, एक लेक्चर आज, एक कोशिश करूंगा कल करा पाऊंगा मैं, बहुत आपको जो एकदम से जो आपको पूरा इशू है नेपाल वपाल सब मैं एक साथ बता दूंगा। पर मैं तो अच्छे माइंडसेट से पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा पेशेंस के साथ समझते रहिएगा इसको, हड़बड़ी नहीं करनी है। मेरी इच्छा है कि मैं पूरा बताऊं। देखो एक मैप निकालते हैं, एंशिएंट सिल्क रूट कहां से कहां तक था। देखो ये एंशिएंट सिल्क रूट था। तो चाइना से लेकर आप देखो ये इंडिया है और सेंट्रल एशिया से गुजरता था। चाइना से लेकर सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था। यूरोप में पड़ता था रोमन साम्राज्य था। सिल्क वगैरह का चाइना ट्रेड किया करता था एंशिएंट टाइम में। अब यहाँ पर क्या था, इंडस रिवर के पास पड़ता है पेशावर। उस समय तो इंडिया ही था, आज ये पाकिस्तान में चला गया। तो इंडस के पास पेशावर पड़ता है। और यहाँ पर बीच में कुषाण डायनेस्टी यहाँ पर रूल करते थे इधर कहीं। चाइना में होते थे, इस तरफ होते थे हान डायनेस्टी। एक होते थे हान, चाइना की तरफ हान डायनेस्टी होती थी। एक होता था रोमन एम्पायर और एक होते थे कुषाण। इन तीनों के कोऑपरेशन से ही ये सिल्क रूट चल पाता था, रोमन एम्पायर। तो एक होता था चाइना का हान साम्राज्य, यहाँ सेंट्रल एशिया की तरफ इधर इंडिया के आसपास ऊपर यहाँ कुषाण होते थे। और तीसरा था रोमन साम्राज्य। इन तीनों के कोऑपरेशन से ही ये सिल्क रूट चल पाता था। क्लियर है? रोमन एम्पायर के एक एंटी हुआ करते थे पार्थियन। रोमन एम्पायर के एंटी हुआ करते थे पार्थियन। पार्थियन बेसिकली ईरानियन थे, ईरानियन। ईरान को पर्शिया कहते थे उस जमाने में। तो रोमन के एंटी होते थे पार्थियन। तो कई बार ये लोग डिसरप्शन कर देते थे इस रूट पे
ट्रेड को अफेक्ट करते थे। तो जब पार्थियन इस रूट को अफेक्ट कर देते थे तो चाइना के पास क्या ऑप्शन होता था ट्रेड करने का, बताइए। चाइना के पास क्या ऑप्शन। आशुतोष आनंद, राजस्थान जीके का इस बैच में क्या मतलब है यार? आप सिर्फ क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। इस बैच में राजस्थान जेई की क्लास से क्या मतलब है? ठीक है, तो अब इनके पास क्या रूट था? तो मैंने बताया यूरोप का रोमन साम्राज्य, चाइना में हान साम्राज्य, और ये हान रोमन, और एक तीसरा मैंने बताया था कुषाण, कुषाण कुषाण डायनेस्टी। ये तीन इनके कोऑपरेशन से ये सिल्क रूट चलता था। और पार्थियन कई बार यहां पर डिसरप्शन कर देते थे। तो आप मुझे बताइए, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, तो इनको यहाँ इंडिया से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए, भरूच से होते हुए, फिर इंडिया के सी रूट से यूज करते हुए तब जाना पड़ता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह हुआ करता था उस समय ये बंगाल की तरफ, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, उसके बाद फिर इनको इंडिया से होते हुए भरूच जाना पड़ता था गुजरात, और वहां से इनको ट्रेड करना पड़ता था। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह आते थे, वहां से इंडिया से होते हुए भरूच जाते थे, फिर वहां से इस रूट को ऑपरेट करते थे। इसका मतलब इंडिया के कोऑपरेशन के बिना इनका सिल्क रूट नहीं चल पाता था। जब तक इंडिया कोऑपरेट नहीं करता था, इनका सिल्क रूट का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता था। ये एंशिएंट सिल्क रूट था। सी जिनपिंग जो चाइना का भी हेड है, जब ये पावर में आया, इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि दोबारा रिनकार्नेशन किया जाए उसी पुराने सिल्क रूट का जो महान चाइना का प्रतीक हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट था उस जमाने में, पर उसके बाद तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो जब सी जिनपिंग पावर में, जो अभी इस समय वहां प्रेसिडेंट हेड है, उसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि दोबारा से इस सिल्क रूट को डेवलप किया जाए, लैंड पे भी और ओशियन में भी। न्यू सिल्क रोड जो है वो इस तरह से पास कर रहा है, देखो। न्यू सिल्क रूट एक तो लैंड से पास कर रहा है, जो ओल्ड सिल्क रूट था उसी को ये दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और एक लाइन इसकी ओशियन से जा रही है। न्यू सिल्क रूट जो है वो ये वाला है, एक वर्जन इसका लैंड से क्रॉस करेगा जिसको सिल्क रोड प्रोजेक्ट कह रहे हैं, और एक है 21st सेंचुरी मैरी टाइम सिल्क रूट। ये जो ओशियन से जा रही है इसका नाम है 21st सेंचुरी मैरी टाइम सिल्क रोड। 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, और एक लैंड से गुजर रहा है। अब आप मुझे बताइए, जो सिल्क रूट यहाँ हुआ करता था एंशियंट टाइम में, उस समय इंडिया और चाइना में काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। बुद्धिज्म भी हम दोनों के यहाँ कॉमन हो गया था, काफी प्रोपेगेट किया गया, ट्रेड भी हम लोगों में काफी होता था। ऊपर से इंडिया उसको पूरी तरह सपोर्ट करता था ट्रेड के लिए। क्या आज चाइना अपने सिल्क रूट को इंडिया के कोऑपरेशन के बिना उतना इफेक्टिवली चला पाएगा? इस पे आप क्या मानते हैं? इसीलिए चाइना बौखलाया, चाइना परेशान है कि इतने मल्टी बिलियन डॉलर लगा दिए और इंडिया को इतना उसने कोशिश किया कि इंडिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। उस समय हमारे रिलेशन अच्छे थे, हम दोस्त थे, तो हमने उसको हमेशा कोऑपरेट किया था। पर आज इंडिया अगर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेता है, या इंडिया इस प्रोजेक्ट से पार्ट नहीं बनता है, तो इसमें दिक्कत है, यहाँ पर परेशानी है। पर फिर उसमें क्या हुआ? पर उस समय आप सोचिए कि पाकिस्तान जो था वो इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान जो था वो इंडिया का पार्ट था। क्योंकि अब पाकिस्तान अलग हो चुका, चाइना ने पाकिस्तान को अपने साथ मिलाया, और पाकिस्तान में इन्होंने डेवलप किया ग्वादर पोर्ट। अब समझ पा रहे हैं ग्वादर का क्या रिलीवेंस है? ग्वादर का क्या रिलीवेंस है, आप इससे समझ पा रहे होंगे। चाइना ने पाकिस्तान में बना दिया ग्वादर पोर्ट। आज इंडिया के साथ तो रिलेशन अच्छे नहीं है, इंडिया तो अलाउ नहीं करेगा उसको पोर्ट बनाने के लिए। और लैंड पर यहाँ जो इसका वन बेल्ट वन रोड है उसको जोड़ रहा है, उसको जोड़ रहा है ग्वादर से, सीपीईसी, जो कि गुजरेगा पीओके से।
सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 3000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट 3000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट चाइना के जिनजियांग से लेके ये यहाँ ग्वादर तक कनेक्ट नहीं कशगढ़ से लेके ग्वादर तक कनेक्ट कर रहा है। पर दिक्कत क्या है, यहाँ है बलूचिस्तान, यहाँ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि चाइना ने यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना डेवलपमेंट किया, उसके इन्वेस्टमेंट से हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें चाइना से कोई बेनिफिट नहीं मिला। हम तो सोचते थे कि इस प्रोजेक्ट से हमको बहुत इनकम जनरेट होगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, पर हमें तो यहाँ कोई फायदा मिला नहीं। क्लियर, हमें यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिला, बलूचिस्तान के लोगों ने कहा। और बलूचिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी से कहा कि जैसे आपने बांग्लादेश की आजादी में कंट्रीब्यूट किया था, जैसे आपने बांग्लादेश की आजादी में कंट्रीब्यूट किया था, वैसे ही हमको पाकिस्तान से आजाद कराइए, हमको पाकिस्तान से आजादी दिलाइए। क्योंकि जब हम चाइना के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं तो हमारी पाकिस्तानी आर्मी हम ही लोगों को मारती है, हमारी पाकिस्तानी आर्मी हम ही लोग। यार एक मिनट रुको, ये डोरबेल बजा रहा है। देखो, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी, क्योंकि ये पीओके से क्रॉस कर रहा है इसलिए इंडिया को उस पर ऑब्जेक्शन है। क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना को लाके हमारे बगल में बैठा दिया, पीओके में लाके बैठा दिया, यहाँ पर लाके बैठा दिया। क्लियर है। देखो, तो एक चीज ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, पर ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तान कश्मीर में देखो डिस्टरबेंस क्रिएट किया हुआ है। और डिस्टरबेंस क्या किए क्रिएट किया हुआ है, चाइना का पूरा सपोर्ट है वहां पर। इंडिया में यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करने में सारा चाइना का ही किया धरा है, ये पूरी प्रॉब्लम जो यहाँ पर है। तो पाकिस्तान का जो वेस्टेड इंटरेस्ट कश्मीर में है और चाइना का जो इंटरेस्ट यहाँ पर है, उसी को काउंटर करने के लिए कहीं इनडायरेक्टली हम बलूचिस्तान में इंटरफेयर करते हैं कि कश्मीर तो तुम्हें मिलेगा नहीं और तुम्हारे हाथ से बलूचिस्तान भी चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में जो विद्रोह वगैरह भड़कते हैं, कहीं ना कहीं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। ओपनली हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कुछ लगता है। ये मत कहना कि सर ने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या ये सोचो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्लियर है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे चलता है इंटरनेशनल रिलेशन, इसी तरह चलता है। तो वापस अब हम आए सिल्क रूट। तो इंडिया के सहयोग के बिना सिल्क रूट को चला पाना चाइना के लिए बहुत डिफिकल्ट था। अब आप मुझे बताओ, बलूचिस्तान में लगातार डिस्टरबेंस है, हमेशा ये डिस्टर्ब रहता है। और अगर चाइना ग्वादर से ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो फिर चाइना के पास क्या रूट बचता है कि ओशियन में इतना घूम फिर के जाए, इंडियन ओशियन से होके जाए। इंडियन ओशियन इंडिया के पास से गुजरेगा, अरब सागर में जाना, यहाँ पर तो इंडिया का वर्चस्व है। क्या रास्ता बचता है चाइना के पास कि भाई इंडियन ओशियन से होके जाओ, इंडियन ओशियन के उससे होके जाओ, तो यहाँ पर आपको इंडिया के सपोर्ट के बिना कैसे करोगे।
और इंडिया से रिलेशन खराब कर लोगे तो यहाँ से तो आप जा नहीं पाओगे, यहाँ से आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट रहती है, तो इंडिया चाहता है कि डिस्टर्बेंस रहे वहाँ पर, और इंडिया तो ये भी चाहता है कि पाकिस्तान से गिलगिट, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान सब टूट के अलग हो जाए, ये सारे टूट के अलग हो जाएँ। क्योंकि चाइना का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, चाइना को बाउंड हो जाएगा इंडियन ओशियन से जाने के लिए, और इंडिया के सपोर्ट के बिना वो हो नहीं पाएगा। तो एक प्रेशर तो इंडिया यहाँ से डाल सकता है। दूसरा, चाइना ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री है। पहले अमेरिका हुआ करता था, पर अमेरिका तो शेल गैस, शेल ऑयल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। आज तो उल्टा आज तो उल्टा अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है। पर ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री आज की डेट में चाइना है। अब अगर ये रूट अफेक्ट हो जाता है तो चाइना के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लंबे रूट से उसको जाना पड़ेगा, और अगर इंडिया उसको कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसको कॉस्ट भी और ज़्यादा पड़ जाएगी और वो ट्रेड भी नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। एक स्ट्रेटजी तो ये समझ में आई कि ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इंडिया का सपोर्ट उसको यहाँ पर चाहिए। या तो बलूचिस्तान में सिचुएशन नॉर्मल करके यहाँ से अपना रूट चलाए, और क्योंकि वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा इंडिया है नहीं, तो एक ये बड़ी परेशानी चाइना के लिए यहाँ पर भी है। एक तो स्ट्रेटजी का पोर्शन यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरा पार्ट, तो मैंने क्या कहा, अब वापस एंशिएंट इंडिया पे चलो। ये अभी के पर्सपेक्टिव में हल्का सा बताया मैंने। अब ये जो रूट है हमारा, ये वाला जो रूट बना रहे हैं वो शॉर्ट हो जाएगा। ये रूट जो बनाया जा रहा है काफी डिस्टेंस को सेव कर रहा है इनके लिए। चाइना का ये रूट जो है वन बेल्ट वन रोड, जब ये बन जाएगा तो अभी जो रूट से उनको ऑपरेट करना पड़ता है ये छोटा पड़ेगा उनको। ये चाइना के लिए बेनिफिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए डेवलप कर रहा है, काफी उनको जो डिस्टेंस है कम हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, तो एंशिएंट इंडिया में इस तरह की सिचुएशन होती थी, इंडिया सपोर्ट करता था और चाइना को प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो ट्रेड कर पाता था। उसके बाद क्या स्थिति बनी, अब देखो कहाँ से गेम चेंज हुआ। ये तो एंशिएंट की बात हुई। 18th सेंचुरी, पूरी 18th सेंचुरी अगर देखो, पूरी 18th सेंचुरी की बात करें अगर, इंडिया और चाइना ये दो ही बड़े सुपर पावर थे। इंडिया, चाइना ये दो बड़े सुपर पावर थे। आज जो वेस्टर्न कंट्री की आप बात करते हो, वेस्टर्न कंट्री बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, या वेस्टर्न कंट्री बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की या लिबरलाइजेशन की या खुले विचारों की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने तो रिलीजियन के नाम पर 15th सेंचुरी के आसपास सबसे ज्यादा वायलेंस तो उन्हीं लोगों ने किया था। रिलीजियन के नाम पर, धर्म के नाम पर जितना वायलेंस उन एरिया में हुआ, मिडिल इंडिया के आसपास बात कर रहा हूं मैं, 15th सेंचुरी के आसपास रिलीजियन के नाम पे यहाँ पर तो बहुत वायलेंस हुआ। ज्यूस, क्रिश्चियनिटी, कितना वायलेंस यहाँ पर हुआ। जबकि 18th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया और चाइना ये दोनों सबसे बड़े सुपर पावर थे। ट्रेड इतना ज्यादा होता था, इतना रिच इनका कल्चर था, और ट्रेड भी इतना होता था, इनका वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, देखो जीडीपी कंसेप्ट तो उस समय होता नहीं था। जीडीपी कंसेप्ट जो है ये बहुत बाद में आया है, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है। जीडीपी जो कंसेप्ट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। पर अगर हम 18th सेंचुरी में इक्विवेलेंट कंपेयर करें कि लगभग इनका कंट्रीब्यूशन कितना था उस समय के हिसाब से, जीडीपी बाद का कंसेप्ट है। जो आप इकोनॉमिक पैरामीटर लेते हैं ग्रोथ का, ये बहुत बाद का है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। पर अगर हम जीडीपी कंसेप्ट को उस टाइम फ्रेम में ले जाकर देखें, और एक यूरोपियन कोई थिंकर था उसने इवेल्युएट किया था, तकरीबन 55%, लगभग 55% शेयर था इन दोनों का वर्ल्ड इकोनॉमी में। आप सोचिए वर्ल्ड जीडीपी में ये शेयर था, जिसमें 24% के आसपास इंडिया और 31% चाइना। इतने रिस्क थे। अब आप बताओ कहां से चेंज हो गया, क्या दिक्कत आ गई। इतने अच्छे दोस्त थे, ट्रेड करते थे, बुद्धिज्म वहां भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, वर्ल्ड ट्रेड में इतना अच्छा, वर्ल्ड जीडीपी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग थे दोनों। यहीं से वेस्टर्न कंट्रीज को इनसे हो गई जेलसी, यहीं से गड़बड़ शुरू हुआ मामला। वेस्टर्न कंट्री जो जेलस होने लगे, क्योंकि इन दोनों को, ये देखो आप, इतने स्ट्रांग थे दोनों, इंडिया भी और चाइना भी। अब यहीं से फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसी एरिया में बढ़ेगा जहां से कोई बेनिफिट मिलने की संभावना हो, या आपको लगे कि यार मुझे ये चीज मिल जाए मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। इसका मतलब ये दोनों ही एक तरह से समझ लो डायमंड थे उस समय। ये दोनों उस समय एक तरह से डायमंड की तरह थे, कि हर चमकती हुई चीज हर कोई चाहता ना कि मुझे मिल जाए, ये डायमंड मुझे मिल जाए, कोई भी चाहेगा कि मैं इसको अपने कंट्रोल में कर लूं। फिर समय आता है, यहां पर देखें,
1775 कोई बड़ा इवेंट हुआ था यहाँ पर? 1775 में कोई बड़ी घटना घटी थी क्या? इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में दाखिल हो चुकी थी। इनकी एंट्री हो चुकी थी यहाँ पर। और 1775 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कंपनी की शुरुआत तो देखो थॉमस रो वाले कंसेप्ट जहांगीर के समय से ही स्टार्टिंग होना शुरू हो गई थी। 17वीं सेंचुरी में कंपनी यहाँ पे काम करना शुरू की, धीरे धीरे फैक्ट्री वगैरह बनाना शुरू किए थे, ये पैरेलली चल रहा था। पर एक साम्राज्य के तौर पे स्थापित हो जाना ये तो बात की घटना है। 1757 वो मैं आगे बताऊंगा। 1775 में एक बड़ी घटना घटती है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश की कॉलोनी था अमेरिका, ब्रिटिश की कॉलोनी था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई यहाँ पर। और अमेरिका ब्रिटिश के लिए बहुत प्रीसियस था। तो यहाँ पर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, जिसमें कॉर्नवालिस जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा था वो हार जाता है। कॉर्नवालिस इस वॉर को हार गया। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 कॉर्नवालिस हार गया और यहाँ भेजा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उससे पहले वॉरेन हेस्टिंग था, ना। उसके बाद सेकंड वॉरेन हेस्टिंग पे तो इम्पीचमेंट भी चला था, महाभियोग चलाया गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस बना। यही लाया था ना 1793 में परमानेंट सेटलमेंट। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट इसी की देन है, इसी का लाया हुआ है। तो ये घटना घटती है। अब धीरे धीरे कंपनी ने यहाँ एक्सपेंशन करना शुरू किया। 1757 कंपनी पूरी तरह से स्थापित हो जाती है यहाँ, जब रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हुई। सिराजुद्दौला वर्सेस बैटल ऑफ प्लासी जब ये होती है, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को, ब्रिटिशर से मिल जाता है। तो यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश हो गई, और भी रिवारी राइट्स वगैरह ले लिए, और भी इन्होंने एक्सपेंशन किया। ये थी बैटल ऑफ प्लासी। इसके कुछ टाइम बाद अगली बैटल जो हुई, उसने सिनेरियो और चेंज कर दिया, कंपनी को और स्टैब्लिश कर दिया, बैटल ऑफ बक्सर। इसने बची खुची कसर पूरी कर दी, कंपनी और स्टैब्लिश हो गई। यहाँ था हेक्टर वर्सेस ब्रिटिशर्स को, कंपनी को लीड कर रहा था हेक्टर, और यहाँ पर 3 लोग थे एक साथ। मीर कासिम था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, और मुगल एम्पायर था शाह आलम मुगल एम्पायर था। तो ये एक तरफ लड़े थे। बैटल ऑफ बक्सर का भी रिजल्ट क्या रहा? ये हार गए। कंपनी यहाँ पर और स्टैब्लिश हो गई, और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा लिया। यहाँ से कंट्रोल बढ़ना शुरू हो गया। अब क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश हार चुके थे, अमेरिका जो उनके लिए बड़ा प्रीसियस था, तो वो इंडिया को लूज नहीं करना चाहते थे। इंडिया में उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका वो हार चुके थे, अमेरिका उनके हाथ से निकल चुका था। और इंडिया उनके लिए समझ लो एक डायमंड की तरह था, उसको वो लूज नहीं कर सकते थे, उसको किसी भी कीमत पे उनको अपने पास रखना था। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी इंडिया को रिटेन रखने में। ये समझ पाए? क्योंकि अमेरिका हाथ से निकल चुका था, तो दूसरी बड़ी कॉलोनी इंडिया उनके पास था, उसको वो जाने नहीं देना चाहते थे। ये एक इश्यू हुआ। दूसरी तरफ चाइना, ब्रिटिशर्स यहां पर आ गए। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया? 1816 में नेपाल के साथ की सुगौली की ट्रीटी, और नेपाल को एक तरह से कह लो डिफाइन कर दिया कि कहां से कहां तक नेपाल है, इंडिया नेपाल में कहां से कौन कौन सा एरिया बनता है। सुगौली की ट्रीटी कर दी इन्होंने, जो मैंने इंडो नेपाल लेक्चर में बताया था आपको। 1816 में हुआ करता था हेस्टिंग्स हुआ करता था, इसने की थी सुगौली की ट्रीटी नेपाल के साथ। कुछ एरिया और मान लो मार्क कर दिया कि कहां से कहां इंडिया, कहां से कहां नेपाल। हालांकि नेपाल ये भी ब्रिटिश कॉलोनी में ही रहा, ये भी इनके कब्जे में ही रहा। दूसरी तरफ ब्रिटिश यहां पर एंटर कर चुके थे,
ये लोग ओपियम एक्सपोर्ट करते थे चाइना को। ओपियम एक्सपोर्ट करते थे चाइना को। ओपियम एक्सपोर्ट टू चाइना। ये इनका एक्सपोर्ट होता था चाइना को। अफीम अफीम एक्सपोर्ट करते थे चाइना को। और चाइना ने इसका जब अपोज किया, चाइना ने इसका विरोध किया, जबरदस्ती बेच रहे हो आप, जबरदस्ती ट्रेड पे मोनोपोली लाद रहे हो आप। जब चाइना ने इसका प्रोटेस्ट किया तो हुई ओपियम वॉर। चाइना ने जब इसका प्रोटेस्ट किया तो हो गई थी ओपियम वॉर। 1839 से लेकर 42 तक चली। और इंडिया तो, और ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। चाइना जो है पूरी तरीके से फिर धीरे धीरे ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब आप देखें, इंडिया जो कॉलोनी रहा है, पूरा मॉडर्न इंडिया देखें, इंडिया सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है। इंडिया सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। जबकि चाइना और जापान दो ऐसे कंट्री रहे हैं जिस पर बहुत सारे कंट्रीज का अधिकार रहा, बहुत सारे कंट्रीज की कॉलोनी रहे। चाइना के साथ भी यही रहा, जापान के साथ भी यही रहा। इसी को बोलते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। कई बार आप न्यूज़पेपर में वर्ड पढ़ते हो, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। लंबे समय तक चाइना कई सारे कंट्रीज के अंडर में रहा। अब आप देखिए, एक कंट्री जिसका इतना प्रेस्टिजियस इतिहास रहा, एक कंट्री ऐसा जिसका इतना प्राइड वाला, इतना प्रेस्टिजियस इतिहास रहा, और उसको सेंचुरी लंबा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा, तो आज वो दादागिरी क्यों दिखाता है? उसी प्राइड को वापस पाने के लिए। वो अपने आप को उतना ही महान मानता है, वो कहता है कि हम बहुत महान लोग थे। और जो सेंचुरी का ह्यूमिलिएशन हमने झेला है, हमारी महानता को जो कम किया गया, वापस हमें दुनिया में उसी लेवल पे ले जाना है। एक एस्पेक्ट इसका ये है। क्लियर है? तो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, इवन इस समय कहावत कही जाती थी, चीनी खरबूजे को काटो। यहाँ पर बोला जाता था, चीनी खरबूजे को काटो की नीति। कई बार आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, चीनी खरबूजे को काटो का मतलब चीन इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में चला गया था कि इसको बांटा जाए। ब्रिटेन, उसके अलावा कई सारे कंट्रीज के बीच में, यूएसएसआर, ब्रिटेन था, यूएसएसआर था, बहुत सारे कंट्री का इंटरेस्ट था यहाँ पर। तो चीनी खरबूजे को काटो। पर कुछ सर्कमस्टांसेस वर्ल्ड में ऐसे बने कि आपस में राइवलरी की वजह से कंसेंसस नहीं बन पाया, तो और ये बटने से बच गया। चीनी खरबूजों को काटो की बात होती थी कि इतने सारे कंट्रीज का यहाँ पर इंटरेस्ट था, इन्फ्लुएंस था कि इसको बांट दिया जाए, कई टुकड़े बना दिए जाएं। पर अपने पर्सनल कन्फ्लिक्ट की वजह से ये हो ना सका, तो चाइना डिवाइड नहीं हो पाया, ये बचा रह गया उन कंट्रीज के पर्सनल कन्फ्लिक्ट के कारण। उनके आपसी कन्फ्लिक्ट की वजह से चाइना का डिवीजन नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं पूरी बात? अब अगला पॉइंट समझिए। ये इसका एक हिस्सा हो गया, यहां तक की एक भूमिका तैयार हो गई। ब्रिटिशर्स बड़े समझदार लोग थे, बहुत चालाक लोग थे। ब्रिटेन और यूएसएसआर, ये तो आप जानते हो, दोनों एंटी पार्टी रहे लंबे समय तक। लंबे समय तक ये दोनों एंटी पार्टी रहे। मैं बात कर रहा हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की, इवन वर्ल्ड वॉर के पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी कोल्ड वॉर तक नहीं पहुंचे हैं। ब्रिटेन और यूएसएसआर दोनों ये एंटी पार्टी थे। जब ब्रिटिश शासन इंडिया में चल रहा था, 1857, 1860, 1870, उस समय की बात भी कर रहे हैं कि ब्रिटेन और यूएसएसआर ये दो राइवल थे। क्या रीजन था? ब्रिटेन यूरोपियन कंट्री होकर यहाँ पर इंडिया, चाइना, नेपाल, सिक्किम, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, इन सब एरिया को अपनी कॉलोनी बना चुका था, कब्जा कर चुका था। दूसरा पावरफुल कंट्री यूएसएसआर, तो एंटी तो होंगे ही। और यूएसएसआर तो चाइना से बाउंड्री भी शेयर करता है, तो एंटी पार्टी तो होंगे ही। ब्रिटेन को हमेशा इस बात का खतरा रहता था कि जो मेरी यहाँ कॉलोनीज हैं, कहीं रूस उस पर कब्जा ना कर दे, यूएसएसआर उस पर कब्जा ना कर दे। इसको हमेशा डर रहता था कि रशिया कहीं यहाँ कब्जा ना कर दे जो हमारी यहाँ पर कॉलोनीज हैं। तो ब्रिटिश बड़े चालाक लोग थे, तब इन लोगों ने बाउंड्री बनाने की शुरुआत की, डिमार्केशन की शुरुआत की। ये मैकमेहन लाइन कभी कभी आप वर्ड सुनते हैं, ये सब आगे की घटनाएं हैं। डुरंट लाइन बनाना, तिब्बत को बफर स्टेट बनाना, ये सब घटनाएं यहीं से शुरू होती है। इतना दिमाग अंग्रेजों को ही था, ठीक है। इन लोगों ने बफर स्टेट बनाने की शुरुआत की। अब देखो क्या किया, एक मैप हम देख रहे थे यहाँ, एक वर्ल्ड वेब मैप निकालते हैं तिब्बत के साथ।
सही फॉर्मेट में मैप भी अवेलेबल नहीं है। आधी फाइलें ऐसी हैं जो उसमें ओपन नहीं होती। देखो ये है मैप। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया मैंने बताया कि इनके लिए बहुत प्रीशियस था, एक डायमंड की तरह था। तो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बफर जोन बनाना शुरू किए, 2 रिंग बनाना शुरू किए, एक आउटर रिंग, एक इनर रिंग। भाई डायमंड अगर रखा है तो डायमंड को प्रोटेक्शन दोगे, तो 2 लेयर बनाई, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। सबसे पहले इन्होंने कोशिश की, अब रशिया तो बहुत बड़ा एरिया था, हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेकर यहाँ तक चाइना की जो बाउंड्री वो भी था, काफी बड़ा एरिया हुआ करता था। तो चाइना के ऊपर भी पड़ता था यहाँ, और दूसरा नॉर्थ वेस्ट में भी पड़ता था। हालांकि वो यूरोपियन कंट्री माना जाता था, उसका एरिया नॉर्थ वेस्ट में भी था और वहां से लेके यहाँ तक फैला हुआ था। मतलब आज अगर देखें, रशिया ही दिखाऊं मैं आपको, तो रशिया लगभग ये एरिया था। वर्ल्ड मैप भी निकाल लेते हैं एक। ये देखो, कम से कम एरिया नजर तो आ ही रहा है कितना दूर तक है। वर्ल्ड मैप लेके बैठिएगा और एक बार आप रशिया का एरिया देखना कहाँ से कहाँ तक है। तो इतना बड़ा एरिया था, इसका मतलब दोनों तरफ से खतरा था। ब्रिटेन को इस बात का खतरा था, कब्जा ना करने लगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भी, इस तरफ से भी रशिया आ सकता था और इस साइड से भी रशिया कब्जा कर सकता था। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसने 2 तरह के बाउंड्री बनाए, 2 तरह की चीजें बनाई। पाकिस्तान को तो इंडिया का पार्ट ही मानो, उस समय की बात चल रही है जब ये इंडिया का पार्ट था। क्या भेज रहे हो चाइनीज भाषा में यार, क्या चीज है ये? क्या प्रॉब्लम है, लगातार चाइनीज भाषा में कुछ भेज रहे हो आप? क्लियर है? तो ये पाकिस्तान का एरिया है। अब इन लोगों ने कोशिश की थी एक आउटर रिंग बनाने की, जिसमें अफगानिस्तान को रखना था, उसके अलावा ईरान था उसका पार्ट। तो अफगानिस्तान, ईरान, मतलब पूरी तरह से इंडिया को प्रोटेक्ट करना, जिसमें ईरान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, उसके बाद नेपाल, भूटान, सिक्किम और म्यांमार। नहीं, नेपाल, भूटान, सॉरी, इसमें ईरान आ गया था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अफगानिस्तान को लेने वाले थे यहाँ पर ये, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत। आउटर रिंग में ये लेने वाले थे ईरान को, अफगानिस्तान को, तिब्बत को। तो इंडिया का यहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाता। तो कल को चाइना बड़ी पावर बनता तो भी इंडिया को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भले ये ब्रिटिश कॉलोनी था, चाइना, पर कभी भी ये दिक्कत कर सकता था, ये ब्रिटिशर्स को मालूम था। तो रशिया, यूएसएसआर, रशिया, चाइना, रशिया यहाँ से भी इंटर कर सकता था और इधर से भी प्रॉब्लम कर सकता था क्रिएट। और चाइना आगे जाके कभी भी गड़बड़ कर सकता था, भले ये ब्रिटिश कॉलोनी था पर तो भी पावरफुल तो था ही, कभी भी ये दिक्कत कर सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 रिंग बनाए। एक रिंग थी आउटर रिंग, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत को रखना था, इस एरिया को रखना था। तो तिब्बत,
इसको इन्होंने रखा, ईरान को रखा, अफगानिस्तान से इन्होंने वॉर लड़ी और हर बार पीटे गए। अफगानिस्तान को कब्जा नहीं कर पाए। अफगानिस्तान को ये बनाना चाहते थे इस तरीके से, अफगानिस्तान को जितना लंबा वो चला, बहुत लंबे समय तक इन्होंने एफर्ट किया, इवन लिटन तक। लिटन जो रहा था, लिटन जो वाइसरॉय था 1876 से लेके 80 तक, यहां तक एफर्ट करते रहे अफगानिस्तान को बफर में शामिल करने के लिए, कब्जा करने के लिए, और हर बार अफगानिस्तान से पीटे गए ये ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने कहा भाई कोई फायदा नहीं है, एक काम करो, अफगानिस्तान को छोड़कर यहां से बना लो बाउंड्री, बफर यहां से कर लो यार, अफगानिस्तान तो हमको पीट के भगा दे रहा है बार बार, यहां से बफर कर लेते हैं। और बना दी गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन। यहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बन गई डूरंड लाइन। अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बनी डूरंड लाइन। ठीक है, मैप आप लोग लेके बैठा करिए, उससे और क्लैरिटी आएगी। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बना दी गई डूरंड लाइन, क्योंकि अफगानिस्तान को तो ले नहीं पाए, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान इंडिया था उस समय। तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच बनाई गई डूरंड लाइन कि भाई यहीं से कंप्लीट कर लो यार, अफगानिस्तान तो नहीं हम कर पा रहे हैं, उनको नहीं जीत पा रहे हैं, तो जहां इंडिया का जो एरिया है, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट मानते हुए, यहीं से खींच दी गई डूरंड लाइन। ठीक है, पर अब प्रॉब्लम क्या है, जब इंडिया से पाकिस्तान सेपरेट हो गया, एक नया कंट्री बन गया, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में बन नहीं रही है। आए दिन कंफ्लिक्ट रहता है डूरंड लाइन को लेकर कि अंग्रेज खींच के गए थे, आए दिन प्रॉब्लम रहती है इसकी मान्यता को लेकर, इसको रिकॉग्नाइज करने को लेकर। तो डूरंड लाइन को लेकर भी कंफ्लिक्ट है, ये एक इशू हुआ। दूसरी तरफ से तिब्बत, तिब्बत ये भी, ईरान तिब्बत, ये सारा डूरंड लाइन, ये एरिया, ये पूरा बफर का पार्ट था, ये सब हमने कवर कर लिया, तो ये प्रोटेक्शन मिल गया। फिर एक इनर लाइन बनाई, इनर बफर। इनर बफर में अंग्रेजों ने नेपाल के साथ संधि की, कौन सी, सुगौली ट्रीटी। अभी आपने देखा सुगौली ट्रीटी, नेपाल को नेपाल पे सुगौली ट्रीटी लगाई, सुगौली ट्रीटी साइन कराई, नेपाल भी ब्रिटिश कॉलोनी में चला गया। उसके बाद भूटान को शामिल किया, सिक्किम एक अलग किंगडम हुआ करता था छोटा सा, सिक्किम को शामिल किया, और बर्मा म्यांमार को शामिल किया। तो नेपाल, भूटान, सिक्किम, बर्मा, इनको भी शामिल किया। तो क्या पूरी तरीके से बॉर्डर प्रोटेक्ट कर दिए थे इन्होंने? क्या इस बात का ध्यान रखा था कि रशिया से किसी तरह से यहाँ पर खतरा ना होने पाए और चाइना से दिक्कत ना हो आगे जाकर? पूरी सेफ्टी करके गए, पूरा इंतजाम करके गए, आउटर रिंग भी बनाई, इनर रिंग भी बनाई, कि पूरी तरह से इंडिया, जो उनका एक बड़ा प्रीसियस चीज थी, कि यहाँ से कच्चा माल वगैरह लेके जाते थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ बेचते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी सुनी होगी दादा भाई नौरोजी की, कि कच्चा माल लेके और इंडिया पे ट्रेड लाद रहे हैं। फिर नील की खेती सुने होंगे, कि इंडिया तो उनके लिए बहुत प्रीशियस था, उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। मैं आपको बताऊं कैसे, 18 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में मैंने क्या बताया, हमारी जीडीपी और चाइना की जीडीपी कहां लाई करती थी, 24% हमारा कंट्रीब्यूशन था, 31% चाइना का कंट्रीब्यूशन था। और जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ ग्रो किया, 19 तक आते आते हम लोग 3% के बिलो पहुंच गए, और ब्रिटेन जरा सा कंट्री 20% के ऊपर चला गया। आप देखो लूट किस लेवल पे हुई थी। हम 3% के नीचे चले गए और ब्रिटेन 20% के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब एक तरफा लूट, ड्रेन ऑफ वेल्थ है कि नहीं, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है कि नहीं हुआ है? क्लियर है ना, एक तरफा मनी का फ्लो चला, इतना लूटा गया। और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी ऐसा ही। तो हम दोनों की स्थिति तो एक ही जैसी थी। हालांकि हम पे तो सिंगल कंट्री ब्रिटेन का रूल रहा, हम तो उसी की कॉलोनी रहे, उसने किसी और को आने नहीं दिया, इस तरह से बफर बना दिया था। पर चाइना को तो बहुत लोगों ने रूल किया, चीनी खरबूजे को काटो वाली नीति। वो तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो गए, आपस में कंसेंसस नहीं बने, अदरवाइज चाइना के कई टुकड़े हो गए होते। हम लोगों की स्थिति कुछ ऐसी बनी। अब अगला पॉइंट समझिए, 1914 के आसपास चाइना में पॉलिटिकल इशू आए, बहुत बार चेंजेस आए, सुनियत सेन वगैरह रूल किया करते थे, बहुत सारे चेंजेस आए वहां पर। 1917 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी बनी है, और अपने यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी लगभग इसी टाइम पे बनी थी। 1921 था जहां तक मुझे याद है, एमएन रॉय, जहां तक मुझे याद है 1921 एमएन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाई थी। सिविल्स वाले बताएं,
और चाइना में बनी थी 1970 में। चाइना में बनी थी 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी। तो लगभग समय भी दोनों का एक जैसा है। अपने यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमएन रॉय, ये 1921 के आसपास की बनी है। 1917 कम्युनिस्ट पार्टी ये बनी है चाइना में। तो कई सारे चेंजेस आ रहे थे चाइना में उस समय। उसी समय तिब्बत ने मौका देखकर खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तिब्बत एक्चुअल में हिस्ट्री में जाएं, बैक उसमें जाएं, तो ये इसी का एरिया हुआ करता था, चाइना का ही पहले। तिब्बत पहले चाइना, सारा हिस्सा तो नहीं। ये तो क्या कहता है कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो 7 यात्राएं किया था समुद्र में, हिंद महासागर तक भी गया था, उसके बाद साउथ चाइना सी की तरफ भी गया था। तो ये ऐसा कंट्री है, इसको ये एक्चुअल में गलतफहमी में है। ये कहता है कि जो हमारा एरिया है बहुत वहां तक था, कि वो ट्रेवलर जहां जहां गया वो हमारा एरिया था। फिर इसको इस बात का कंफ्यूजन है, ये कहता है कि हम बहुत महान देश हुआ करते थे, बहुत सारा एरिया हमारा ही था इतिहास में, कभी जो बाद में जो पावर्स आई उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये उसमें कहता है कि नेपाल भी हमारा है, भूटान भी हमारा है, सिक्किम हमारा है, बंगाल हमारा है, तिब्बत भी हमारा ही एरिया है। चाइना के साथ ये प्रॉब्लम है। साउथ चाइना सी भी हमारा है, ईस्ट चाइना सी भी हमारा है। ये तो बड़ी गलत बात हुई। ये सारा एरिया आपका कैसे हो गया? आपका ट्रैवलर कहीं तक गया, या आप खुद ही डिलेमा में हो, आप खुद ही कंफ्यूजन में हो कि पहले कभी ऐसा हुआ करता था। तो फिर तो मुगल एरा में बाबर, अकबर, काबुल तक हमारे अंडर में था, तो फिर तो हमें भी क्लेम कर देना चाहिए काबुल हमारा है। भाई, अफगानिस्तान तक का एरिया हमारे पास था, तो क्या वो सारा हम आज क्लेम कर दें? हमारा ही एरिया था भाई वो भी, तो वो हमें मिल जाना चाहिए फिर तो चाइना की प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक ट्रैवलर 7 यात्राएं किया था, तो जहां तक वो तो उसको रोक दिया गया था ट्रैवलर को। वहां पर कुछ चेंजेस आ गए थे, उसके जो एक्सपीडिशन थे उसके ट्रैवल को बीच में रोक दिया गया था, नहीं तो वो और ट्रैवल किया होता। तो जहां तक वो ट्रैवल किया सारा तुम्हारा ही है फिर तो। क्लियर है? फिर तो तुम्हारा ही है सारा का सारा। साउथ चाइना सी भी तुम्हारा है, ईस्ट चाइना सी भी तुम्हारा है, वियतनाम से तुम्हारा कंफ्लिक्ट है, फिलीपींस से तुम्हारा कंफ्लिक्ट है, जापान से तुम्हें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई एक। तो दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, अब देखो, बुद्धिज्म के समय हमारा चाइना का इतना अच्छा वो कनेक्ट था। नालंदा यूनिवर्सिटी जब थी 5th सेंचुरी में, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाई थी, 5th सेंचुरी एडी, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा के अंदर बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट पढ़ते थे। वो इंडिया चाइना का रिलेशन हुआ करता था एक समय पर, जहां पर चाइनीज स्टूडेंट हमारे नालंदा में पढ़ने आते थे। नालंदा, इवन जो नालंदा को रिनोवेट किया गया है उसमें भी चाइना ने पैसा दिया है। जो नालंदा रिनोवेशन प्रोजेक्ट था उसमें भी चाइना ने पैसा दिया था। उसके अलावा जो ट्रेवलर आते थे, फाहियान, हुमतसांग, इत्सिंग, फाहियान, हुमतसांग, इत्सिंग, ये ट्रेवलर जो आते थे, इन्होंने भी बुद्धिज्म वगैरह के लिटरेचर को सर्च करने के लिए बहुत बार इंडिया यात्राएं की। लिटरेचर को सर्च करते थे, बुद्धिज्म लिटरेचर वगैरह की जानकारी इकट्ठा करते थे, इंडिया के बारे में एक्सप्लोर करते थे। तो बड़ा अच्छा कनेक्ट था इंडिया चाइना के बीच उस समय से। 17th सेंचुरी के आसपास देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी में इतने मेजर थे हम दोनों, वर्ल्ड इकोनॉमी में हम दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन झेला, कई लोगों ने उस पर रूल किया, बहुत लोगों की कॉलोनी रहा, चीनी खरबूजे को बांटो की नीति आई, कंसेंसस नहीं बन पाया तो वो बटा तो नहीं, पर ह्यूमिलेशन बहुत झेला। इतना महान देश जो ह्यूमिलेशन में चला गया। इंडिया एक कॉलोनी, एक ही कंट्री की कॉलोनी रहा, ब्रिटेन की। तो हम दोनों की स्थिति तो एक जैसी थी, हम दोनों की स्थिति तो एक ही जैसी थी ना। सिमिलरिटी कितनी सारी है आप देखो, ट्रेड के मामले में आप देखो, बुद्धिज्म में आप देखो, उसके अलावा हम दोनों पे रूल हुआ, हम दोनों बड़े सुपर पावर हुआ करते थे, दोनों के साथ दिक्कत आई, यहां तक हम सिमिलरिटी थे। नेहरू चाइना को क्यों इतना सपोर्ट करते थे? नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि नेहरू हिस्ट्री के जानकार थे। नेहरू का यह मानना था कि 1949 में जब नए चाइना का उदय हुआ और 1947 में हम भी आजाद हुए, हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लिया, नेहरू का एक ड्रीम था कि हम और चाइना मिलकर दोबारा से उसी लेवल पर जाएंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया जैसे कंट्री मतलब हमें देखकर लालच करें। हम एक अफ्रीकन एशियन जो नए नए कंट्री इंडिपेंडेंट हुए हैं उसको लेकर हम एक थर्ड, एक अलग ग्रुप बनेगा, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। हम लोग मिलकर दोबारा उतना ग्रो करेंगे, उतना राइज करेंगे, दोबारा से महानता के शिखर पे जाएंगे। और ये आगे जाकर नेहरू की एक गलती हुई।
ये नेहरू की गलती हुई, क्योंकि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो पावर में आए थे वो कम्युनिस्ट थे। कुछ समझ आ रहा है? चाइना ने झेला था गृह युद्ध, और जो वहां का रूलर था उसको पावर से हटाकर कौन आ गया था? कौन था वहां पावर में? माओ, कम्युनिस्ट लीडर माओ। माओ से तुंग बोलते थे उसको, माओ से तुंग। तो माओ लीडर आया, वो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। जबकि माओ ने जिसको हटाया था पावर से, उसका नाम था चियांग काई शेक। उसका नाम था चियांग काई शेक, ये उसका नाम था। चियांग काई शेक और नेहरू दोनों अच्छे दोस्त थे। चियांग काई शेक की जो वाइफ थी वो बहुत नॉलेजेबल लेडी माना जाता था, बहुत नॉलेजेबल थी। चियांग काई शेक की जो वाइफ है उनसे भी नेहरू की अच्छी दोस्ती थी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर माओ से तुंग पावर में नहीं आता और चियांग काई शेक पावर में रहता, तो शायद इंडिया चाइना के जो रिलेशन है थोड़े और बेटर हो जाते, थोड़े और बेटर हो सकते थे। और माओ पावर में आया, वो कम्युनिस्ट था, और कम्युनिस्ट की थ्योरी थोड़ी सी अलग काम करती है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी थी। अब संदीप साहू, तुमने एक परसेप्शन बना लिया कि नेहरू सही आदमी नहीं था। ये देखो, अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। मेरा एक मानना है कि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक है। गांधी जी के बारे में या नेहरू के बारे में परसेप्शन बनाना, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जो हिस्ट्री को नहीं जानते। एथिक्स क्या कहता है? एथिक्स कहता है कि दुनिया में कोई अच्छा कोई खराब नहीं, सबके अंदर परसेंटेज ऑफ अच्छाई या बुराई अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, कोई थोड़ा अच्छा, कोई कम अच्छा, कोई बहुत बुरा, कोई थोड़ा बुरा, कोई कम बुरा, है ना? कोई हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा नहीं होता। आप मुझे बताइए, आपने लाइफ में जितने डिसीजन लिए हैं, क्या वो सारे आपके डिसीजन एज इट इज सटीक पड़े हैं? ह्यूमन बीइंग ही हो ना यार। आप कई बार अच्छा सोच के जाते हो, क्या वो एज इट इज आउटकम वही आ जाता है? तो क्या इसका मतलब आप गलत थे? नेहरू फ्यूचर को तो नहीं जानते थे। अगर वो फ्यूचर में जाके देख पाते कि 1962 वॉर होने वाला है, शायद वो डिसीजन ना लेते। आज हम बैठ के यहाँ पर एसी रूम में बैठ के एनालिसिस कर पा रहे हैं नेहरू ने गलत किया था। आप सोचो, इकोनॉमिकली इंडिया कुछ नहीं था उस समय, खाने को भी नहीं था, तो भी नेहरू का ग्लोबल एक्सेप्टेंस था। चाइना को कोई नहीं जानता था, चाइना को वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस नेहरू ने कराया। अब मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि 1 घंटे में पूरा मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा ये टॉपिक, इसलिए इसका दूसरा पार्ट कल करेंगे। नेहरू की देन है कि चाइना को वर्ल्ड लेवल पे लोग जानने लगे, और नेहरू चाहते थे कि जब हम चाइना को सपोर्ट करेंगे, चाइना और हमारा कोलैबोरेशन होगा, हम दोनों दोस्त आगे बढ़ेंगे, तो हम उसी तरह का ग्रुप बनाएंगे जो 17-18 सेंचुरी में हुआ करते थे। उस तरह का इंडिया चाइना ब्लॉक बनेगा। हम दोनों ना ही अमेरिका के ग्रुप में जाएंगे, ना ही हम रशिया के ग्रुप में जाएंगे। हम दोनों वापस उसी लेवल पे वर्ल्ड में राइज करेंगे जैसी सुपर पावर हम थे। ये नेहरू का सोचना था। क्या गलत था? और तुमको बताऊं मैं, अगर नेहरू नहीं होते, भूटान से तुम्हारे रिलेशन, सिक्किम से तुम्हारे रिलेशन, नेपाल से तुम्हारे रिलेशन बहुत खराब होते। नेहरू की देन थी कि भूटान, नेपाल, सिक्किम, ये सब कंट्री तुमसे अलग नहीं हुए, अदरवाइज अलग हो गए होते। नेहरू का किया हुआ था कि रुके हुए थे। तो बिना कुछ जाने हुए ऐसे ही बोल देना, ये गलत है। कुछ गलतियां की, और गलतियां भी वही करेगा जो काम करेगा। गलतियां भी वही करेगा जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा वो गलती भी नहीं करेगा। फॉरेन पॉलिसी के मामले में नेहरू बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। तुम बताओ, एक युवा लीडर जिसने ग्रो करना शुरू किया, और 29 कंट्रीज का ब्रुसेल्स में एक समिट हुआ था 1927 या 29 के आसपास। ब्रुसेल्स में जब बिल्कुल यूथ थे, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, इंडिया गरीब कंट्री देखा जाए तो, यूथ लीडर था, और 29 कंट्री डिप्रेस कंट्री की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको एड्रेस किया था नेहरू ने उस जमाने में। लाहौर समिट, ये लाहौर कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, नेहरू और बोस क्या कहे थे? पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी चाहिए ब्रिटिशर्स से, वो थे नेहरू। फॉरेन पॉलिसी में भूटान को जोड़ना हो, सिक्किम को जोड़ना हो, नेपाल को ट्रीटी करनी हो, ये सारे चीजें कि ये हमसे अगेंस्ट नहीं हुए, ये हमारे साथ जुड़े रहे, नेहरू की देन थी। चाइना वाली पॉलिसी पे नेहरू थोड़ा सा धोखा खा गए। चाइना को लेकर उनका रुझान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कुछ जगह वो कंप्रोमाइज कर गए। एक्चुअल में अमेरिका से नफरत करने का चक्कर ये था, अमेरिका से नफरत करने के चक्कर में चाइना के लिए वो थोड़ा कैजुअल हो गए। किसी भी कॉस्ट पर अमेरिका को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। अमेरिका के
नफरत करने के चक्कर में चाइना से क्लोज हो रहे थे और चाइना की गलतियों को भी आंख बंद करके एक्सेप्ट कर रहे थे। जहां पर उनको रिएक्ट कर देना चाहिए था तिब्बत के मुद्दे पर, वहां पर नेहरू रिएक्ट नहीं किए। गलती इनकी ये थी कि जहां पर उनको रिएक्शन दे देना चाहिए था नेहरू को, वहां पर वो रिएक्ट नहीं किए। ये नेहरू की गलती थी चाइना पॉलिसी पे खासकर। क्लियर है? इवन चाइना को प्रमोट किया नेहरू ने, सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नेहरू ने दिलाई। चाइना से ताइवान अलग हुआ था, ताइवान अलग कंट्री बना, नेहरू ने मान्यता नहीं दी थी। नेहरू ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी, ताइवान कुछ नहीं है, ताइवान चाइना का पार्ट है, नेहरू कहते थे। चाइना को लेकर वो चाहते थे कि चाइना हमसे जुड़ा रहे, अगर हमसे नहीं जुड़ा तो ये चला जाएगा रशिया या अमेरिका किसी ग्रुप में, तब गड़बड़ हो जाएगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड रिलेशन में अंतर आ जाएगा। तो बिना जाने हुए कमेंट नहीं करना है। पहले आप, टीचर का काम है पूरी जानकारी आपको दे, उसके बाद आप परसेप्शन बनाएं सही या गलत। क्लियर है? मीडिया को सुनोगे हमेशा, किसी लीडर को बोलते हुए सुनोगे ये गलत वो गलत, फिर तो बात ठीक नहीं है। बिना जाने हुए किसी को कहना ठीक नहीं है। देखो 1 घंटा खाली ये बताने में निकल गया है अभी, तो मैं एक पॉइंट पर इसको रोकता हूँ अभी, आगे मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। 1 घंटा तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। तो 1917 कम्युनिस्ट पार्टी बनी और 1921 अपने यहाँ सीपीआई बना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारे यहाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाई जो कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में कर दिखाया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में कर दिखाया वो चीज हमारे यहाँ सीपीआई नहीं कर पाई। क्लियर है? तो चाइना की जो ग्रोथ वगैरह आपने देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया चाइना को। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर था 1910 के आसपास। उसी समय तिब्बत को मौका मिला, चाइना अनसर्टेनिटी में घिरा हुआ था। तिब्बत ने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था, खुद को उसने आजाद डिक्लेयर कर दिया था। तो तिब्बत शुरू में भी चाइना का ही पार्ट था, शुरू में भी चाइना का ही पार्ट था। वो तो ब्रिटिशर्स के समय, जब ब्रिटिशर्स थे तो बफर जोन बनाए हुए थे तिब्बत को, चाइना खुद उनकी कॉलोनी रहा, तो उस समय ये कुछ नहीं कर पाए थे। पर 1910 के बाद से जब चाइना अनस्टेबिलिटी में रहा, अनसर्टेनिटी में रहा, तिब्बत ने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था उस समय पर। और यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उसके आगे फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई थी, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो उसी समय के आसपास तिब्बत ने खुद को ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर दिया था। तो थे तो ये सारे के सारे ब्रिटिश के अंडर ही उस समय, पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने यहाँ भी इंटरनली चलती जा रही थी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने यहाँ भी इंटरनली चलती जा रही थी। ब्योमकेश बख्शी, अभी तो नेहरू के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको यार। मैंने क्या बताया? आजकल जो यूथ है ना, वो दूसरे के मामले में जज है और अपने बारे में वकील है। दूसरे के बारे में जजमेंट देना हो, सही गलत अच्छा बुरा, इमीडिएटली आंसर कर देंगे सर ये गलत बताया है। अपनी बारे में कितनी भी गलतियां करो, कितना भी उल्टा पुल्टा बताओ, अपनी बात के लिए 50 जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है नेहरू के बारे में और तुमने इतने में वो कर लिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे एक्सेप्ट करने या ना करने से हिस्ट्री नहीं बदल जाएगी यार। कल मैं बताऊंगा, नेहरू की गलतियां भी बताऊंगा, नेहरू की अच्छाइयां भी बताऊंगा। आपको एनालिसिस करनी है क्या सही क्या गलत। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हो गया है, 2 घंटे का टॉपिक है कम से कम ये। क्लियर है ब्योमकेश बख्शी? अभी मैंने नेहरू के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मैंने ये कहा है परसेप्शन अभी ना बनाइए, कल मैं प्लस माइनस दोनों बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करना सही या गलत। दूसरे के मामले में जजमेंटल हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने बारे में हम सोचते नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे में पूरा टॉपिक बोल नहीं सकता, नहीं तो मैं पूरा बताता, फिर तुम बताते सही या गलत। क्लियर है? तो ये मैंने बताया, कम्युनिस्ट पार्टी बनी, यहाँ सीपीआई। तो माओ से तुंग, माओ से तुंग, ये एक बहुत बड़ा लीडर था। 10 लाख लोगों को लेकर चला, 10 लाख लोगों का सपोर्ट था इसको। और चाइना में उस समय चलती थी ये चाइना, जो ओल्ड चाइना था उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका नाम था। तो 1945 से लेकर 1949 तक चला सिविल वॉर चाइना में। 1945 से लेकर 1949 तक चला चाइना में सिविल वॉर। माओ से तुंग, जिसको लगभग 10 लाख सैनिक लेके चला, 10 लाख लोगों का सपोर्ट था, उसके अलावा फार्मर्स का भी बहुत सपोर्ट था। मतलब बहुत बड़े लीडर के तौर पे इसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा था।
10 लाख इसके पास सैनिक थे, उसके अलावा फार्मर्स का सपोर्ट था और रिपब्लिक ऑफ चाइना को रूल किया करता था चियांग काई शेक। चियांग काई शेक और डायनेस्टी यहाँ रूल करती थी, कुओमिंतेंग डायनेस्टी का नाम था। कुओमिंतेंग ये डायनेस्टी का नाम था। क्लियर है? तो चियांग काई शेक रूल करता था, कुओमिंतेंग डायनेस्टी से था। माओ से तुंग जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, कम्युनिस्ट था, 10 लाख लोगों को लेकर चला। यहाँ पर सिविल वॉर चला, गृहयुद्ध चला चाइना में, वायलेंस हुआ, काफी लोग मारे गए। चियांग काई शेक को पावर से उखाड़ फेंका, ये भाग के गया, ये 50 लाख लोगों को लेकर, 50 लाख लोगों जो इसके सपोर्टर थे उनको लेकर भाग के गया उस जगह पर जो आज का ताइवान है। चियांग काई शेक 50 लाख लोगों को इसको भागना पड़ा और ये ताइवान जाके शरण ली, ताइवान भागे और माओ यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया। ये फिर नया चाइना बना। ये बात है 1949। नए चाइना का उदय हुआ जो आज का चाइना है, जिसे कहा जाता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आज के चाइना का नाम है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पावर में आ गई, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हो गया। क्लियर है? अब इन्होंने व्योमकेश बख्शी, आप कुछ भी लिख रहे हैं, ज्यादा बेहतर आपको ब्लॉक कर दिया जाए। एज ए स्टूडेंट आप बात करना नहीं चाहते, आप कुछ भी लिख रहे हैं, और भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ज्यादा बेहतर आप मेरी क्लास में ब्लॉक रहें, आप ना करें क्लास। आप स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को मुझे पढ़ाना भी नहीं है। आप प्लीज क्लास ना करें, रिदम ना तोड़ें, जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। मैं यहाँ आपसे आर्गुमेंट करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ कि नेहरू की पर्सनल लाइफ में वो क्या करते थे, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मुझे उन चीजों में जाना है। आपका परसेप्शन आप बना के रखिए, जब पूरा सुनना ही नहीं है आपको तो फिर कोई फायदा नहीं जस्टिफाई करने का कुछ। मैंने बोला कि कल मैं दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप बताना। जो आपका ज्ञान है उतना ही रखिए। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, चियांग काई शेक, कुओमिंतांग डायनेस्टी, गृहयुद्ध चला, सिविल वॉर चली यहाँ पर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका उदय हुआ, नया चाइना बना और चियांग काई शेक इनको जाना पड़ा 50 लाख लोगों के साथ ताइवान। पर माओ इतना रिजिड था कि वो छोड़ने को तैयार नहीं था। माओ ने यहां से दौड़ाना शुरू किया, यहां से भगाना शुरू किया ताइवान। अब इसको देखो, चाइना तो ताइवान को एक्सेप्ट करने को तैयार था नहीं, उसने तो कहा ये चाइना है, ये कोई अलग कंट्री थोड़ी है, तो चाइना है। अमेरिका ने इंटरफेयर किया, अमेरिका ने ताइवान को प्रोवाइड की न्यूक्लियर शील्ड कि चाइना जहां पर है वहीं रुक जाओ, अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन चला देंगे तुम्हारे ऊपर। इसको प्रोटेक्शन दिया अमेरिका ने, न्यूक्लियर शील्ड दी कि अगर तुम पे कोई एक्शन हो जाता है तो चाइना के ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। चाइना को यहीं पर चुप रहना पड़ गया। और इंडिया पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री जिसने चाइना को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। वर्ल्ड में कम्युनिस्ट कंट्रीज को बहुत अच्छे उससे नहीं देखा जाता था, क्योंकि रशिया में हम देख चुके थे स्टालिन का टाइम, लेनिन का टाइम, कितनी किलिंग हुई। जहां जहां वर्ल्ड में कम्युनिस्ट थे हर जगह बर्बादी हुई। तो चाइना को भी वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था कम्युनिस्ट होने की वजह से। वो तो इंडिया की देन थी कि पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री इंडिया जिसने चाइना को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। चाइना को चाइना की तरह रिकॉग्नाइज प्रमोट करने के लिए ये इंडिया की देन थी। नेहरू ने इसके लिए बहुत एफर्ट किए थे कि चाइना को अपने साथ मिला लेंगे और हम दोनों मिलकर एशिया को, और एशिया में बड़ी पावर हो जाएंगे। ये आगे जाके नेहरू की गलती साबित हुई। क्या अभी समझ आ रहा है? और नेहरू ने ताइवान को एक्सेप्टेंस नहीं दिया था कि ताइवान को कंट्री एक्सेप्ट कर दूंगा, चाइना बुरा मान जाएगा। नेहरू ने कहा वन चाइना पॉलिसी, कि ताइवान कंट्री नहीं है, ताइवान तो चाइना ही है। नेहरू ने कहा कि ताइवान तो चाइना ही है। नेहरू ने ताइवान को एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, वो तो अमेरिका ने इंटरफेयर किया, अमेरिका ने उसको न्यूक्लियर शील्ड दी। ठीक है? और अमेरिका जो कहता था, नेहरू उसके एंटी रहते थे, अमेरिका को पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते थे। फिर आगे मैं बताऊंगा 1962 वॉर में हमें हेल्प मांगनी पड़ गई थी। क्लियर है? अब चलो, आज कुछ लंबा लेक्चर हो गया, कल अब मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा बात। फिर वहां से लेकर गलवान वैली का क्या इशू है, ये पूरा पॉइंट आएगा अपना। अभी तो हम ये समझ गए कि हम दोनों एक ही समय पे आजाद हुए। 1947 में हम आजाद हुए, 1949 में आज का चाइना बना, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लिया। तो बहुत सिमिलरिटी रही। फिर नेहरू ने बहुत कोशिश भी की दोस्ती बनाने की। कैसे फिर ये चीजें बदल गई कि गलवान हो रहा है, डोकलाम हो गया। ये बदलाव कहां से आ गए, यहां से लेकर आगे तक का डिस्कशन हमारा कल होगा। और आप ध्यान रखें,
इंडिया में जो हमारे मूवमेंट वगैरह रहे, जो हमें आज़ादी मिली, गांधीयन नीति, गांधी ने क्या कहा? नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। गांधी ने कहा नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। तो जो हमारी इंडिपेंडेंस की रूट है, जो जो हमारी इंडिपेंडेंस की रूट है, वो नॉन वायलेंस सत्याग्रह पे थी। इसीलिए आज तक हम लोग कभी किसी पे एग्रेशन, वॉर या किसी पे कब्जा करना, ये हमारी नीति कभी नहीं रही। जो हमारी रूट होगी, अगली जनरेशन कहीं ना कहीं उसी को कंटिन्यू करती है। जो हमारी रूट है, जो हमारी रूट पड़ी हुई है, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, गांधी जी का दिया हुआ, उसी का नतीजा है कि हम लोग आज भी नॉन वायलेंस को करके कि सेटलमेंट हो जाए, पीस का रास्ता ले। पर चाइना, जिसका फाउंडेशन ही वायलेंस पर था, गृहयुद्ध से जो निकला था, माओ से तुंग, जो वायलेंस, चियांग काई शेक, जो इतनी किलिंग्स हुई वहां पर, जिसका बेसिस ही वायलेंस था, तो वो आज भी क्या करेगा? आने वाली जनरेशन क्या करेंगी? उसी को कंटिन्यू करेंगी। और आज भी वो युद्ध को मानता है, युद्ध को सोचता है कि अच्छा ऑप्शन है एक ग्रो करने के लिए या डोमिनेट करने के लिए। तो हमारी थिंकिंग आज भी नॉन वायलेंस सत्याग्रह की है, वसुधैव कुटुंबकम की है, कि पूरा वर्ल्ड हमारे घर की तरह है। जबकि चाइना की थिंकिंग नहीं, चाइना की थिंकिंग ही एक्सपेंशन की है, क्योंकि उसका रूट यही है, वो निकला यहीं से है। अब यहां से एक भूमिका तैयार हो गई है। अब आपको समझ में आएगा यहां से लेकर गलवान वैली का पूरा इशू। ये जानकारी कई बार मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं आती, डिबेट में कोई बात नहीं करता, इसी वजह से थोड़ा मिसिंग रहता है, इसीलिए मैंने यहां से शुरू किया है इसको। क्लियर है पूरी बात? अब हो सकता है कुछ लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, नहीं लगा, तो आप लोग फीडबैक अपना जरूर बता दीजिएगा, ताकि एज ए टीचर मुझे पता तो चले। अब आप मुझे सामने दिख तो रहे नहीं हो। कल भी टाइमिंग यही रखेंगे 7:30। कल भी हम 7:30 पर बात करेंगे। एक लेक्चर स्पेशल क्लास में देखो, सीएससी में ही इंडो नेपाल चाइना का लेक्चर पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। अब आपको वो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। इंडो नेपाल चाइना का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। इसके साथ ये दोनों लेक्चर मिला के देखोगे, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी पूरे इशू में। क्लियर है पूरी बात? ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू वेरी मच। अभी 9 PM पे मुझे एक ईएससी की स्पेशल क्लास करानी है, इसीलिए लेक्चर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल, थैंक यू।